नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने भारतीय सेना में एक नई स्कीम को लागू करके एक ऐतिहासिक कारनामा किया है। इस स्कीम का नाम है अग्निपथ और जो जवान इसमें चुने जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये एक शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसमें 4 साल के लिए जवानों की नियुक्ति होगी। लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा की गई, बवाल मच गया। राजनेता सामने आ गए, विपक्षी दल सामने आ गया कि नहीं ये तो टेम्पररी कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है। डिफेंस कम्युनिटी के अंदर में भी ये एक डिबेट का विषय हो गया। कई लोग सामने आए, वो लोग भी सामने आए जो आम तौर पे मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हैं, वो भी इसके विरोध में खड़े हो गए। क्या है पूरा मसला? इस स्कीम से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, देश के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, या मोदी सरकार की ये एक सोची समझी रणनीति है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये आज सवेरे सवेरे इस तरह की खबर आ गई कि अग्निपथ, अग्निवीर, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो भी फैसला लेती है वो राष्ट्रीय हित में लेती है, राष्ट्र हित में लेती है। ये मेरा अनुभव है, 8 साल से मैं ही देख रहा हूँ। तो मैक्रो लेवल इनपुट जो है, जो टॉप लीडरशिप को मिला होगा, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यदि हो सकता वो फैक्टर्स मेरे पास अवेलेबल होते तो मेरी सोच कुछ और होती है। लेकिन क्योंकि मेरे पास लिमिटेड इनपुट है और इनपुट है मेरा आर्मी सर्विस का एक्सपीरियंस। मैं सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, 6 साल सैनिक स्कूल, 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए, 10 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग। 24 दिसंबर 1972 को मैं अफसर बना। 38 साल का सेना में अफसर के रूप में, 48 साल, अब मैं 70 साल का हूँ, 48 साल का सेना का अनुभव, अलग अलग स्टेजेस पे। 10 साल से शुरू किया सैनिक स्कूल से और 58 ईयर्स में रिटायर किया। तो मेरी जो दृष्टिकोण है वो मेरे आर्मी सर्विस पे आधारित है। हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो। यदि मेरी सोच गलत है तो मैं ही कह सकता हूँ कि मैं गलत गया और मुझे माफ़ कर देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं अपने आर्मी अनुभव पे बोल रहा हूँ तो मेरी विचारधारा कुछ अलग है। मेरी सोच ये है कि ये फैसला सही नहीं है। क्यों? देखिए, फैसला इसलिए नहीं सही है कि आप 4 साल के लिए नौकरी पे लेते हैं। मैं सीधे चाइना पे आता हूँ। चाइना यही काम कर रहा है। गलवान में क्या हुआ? 4 साल में एक सिविलियन सोल्जर नहीं बनता। ओके। एक कुम्हार जब वो बर्तन बनाता है तो बहुत बार घुमाता है, तब वो मिट्टी अच्छा बर्तन बनता है। एक सोल्जर को बैटल कंडीशनिंग, वॉर कंडीशनिंग, ऑपरेशनल एक्सरसाइज का अनुभव, ये वॉर गेमिंग, ये सब अनुभव होना चाहिए। बैटल फील्ड में गोली चलती है, वो दूसरा अनुभव होता है, बैटल कंडीशनिंग। क्या ये 4 साल में संभव है? नहीं। 4 साल में 6 महीना हटा दो ट्रेनिंग, उसके बाद छुट्टी, एनुअल लीव और कैजुअल लीव लगा के 12 महीने, वो तो हो गए आपके 12 और 6 18 महीने। 18, 48 में से 18 हो गया, 30 महीने बचे। तो वो आपके लिए 30 महीने के लिए अवेलेबल है। 30 महीने में उसका क्या यूटिलिटी है, कितना ट्रेन कर लोगे? और यदि फॉरवर्ड ट्रूप्स में जो कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय करेंगे, फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय करने के लिए जब बुलेट्स फ्लाई करते हैं तो बैटल हार्डेंड सोल्जर्स की ज़रूरत है, जो पहले गोली देख चुके हैं, सुन चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं। क्या ये उनको ये अनुभव होगा? नहीं। मैं आपके इस तमाम लॉजिक के ऊपर ही मैं काउंटर लॉजिक देता हूँ। काउंटर लॉजिक मेरा ये है कि मैं भी सैनिक स्कूल से पढ़ा और 6 साल, जैसे आप, हम लोग सेम स्कूल के हैं, 6 साल हमने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। मैं तो आर्मी में नहीं गया, लेकिन उस 6 साल के अंदर आप ये समझिए 3 महीने छुट्टी, 3 महीने हर साल छुट्टी। कर आप उस हिसाब से अगर जोड़िए
तो 4 साल घूम के हमारी भी ट्रेनिंग हो गई। करेक्ट। आपके बैच में भी 100 लोग होंगे आसपास, 15-20 आर्मी गए होंगे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि बाकी जो लोग हमारे बैच के हों या आपके बैच के हों, इन लोगों ने राष्ट्र के लिए किस तरीके से उस डिसिप्लिन का इस्तेमाल नेशन बिल्डिंग में किया, उसको आप नकार सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो इसका मतलब ये है कि these boys who are going to be trained for 6 months or they will serve for 4 years, they will become an asset for the country, for the nation building. ये बात जो आप कह रहे हैं उसके लिए ठीक उसी तरीके से है। दूसरी बात, हम लोगों के साथ भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति, संप्रदाय, लैंग्वेज के लोग बैचमेट थे। नोबडी बिकेम जिहादी। तो ये खतरा भी जो बताया जा रहा है वो नलीफाई हो जाता है। मनीष, थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जब हम सैनिक स्कूल में थे तो हमारा टारगेट था एनडीए। जो एनडीए में नहीं गए वो सिविल सर्विसेज में चले गए, प्रकाश झा एक्टिंग में चला गया। तो अलग अलग रास्ते चुन लिए और वो रास्ता बदला नहीं गया। जो जिस लेन में घुसा उसमें आगे बढ़ता चला गया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा क्लास फेलो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। सवाल ये है कि वो एक लेन में घुसे और उस लेन में सफलता की सीढ़ी तक पहुँचे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप 17.5, 18, 19 साल में पिकअप करते हैं और एक लेन में डाल देते हैं, फिर लेन चेंजिंग करते हैं मिडवे, वो खतरनाक है, वो खतरनाक। हाँ, एक दूसरा दृष्टिकोण ये है कि आप एक यदि सचमुच में ये राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है तो दे आर योर असेट्स, दे आर योर असेट्स, बिकॉज एक मिलिट्री जो डिसिप्लिन उनके शरीर में घुसेगा तो वो राष्ट्र हित में काम करेंगे। हम भी तो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं। मैं अपने गांव का पहला आदमी हूं जो सेना में आया। मैं इस पे आऊँगा, हाउ दे आर गोइंग टू बी एन एसेट, क्योंकि इस पे हमने भी कुछ सोचा समझा। दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि ये जो 4 साल के लिए जिन लोगों को भर्ती किया जाएगा उसमें जो टॉप सिलेक्टेड लोग होंगे 25% वो परमानेंट उनको कर दिया जाएगा। जो बाकी 75% हैं वो एक वेल ट्रेंड डिसिप्लिन इंडिविजुअल की तरह अलग अलग फील्ड में जाएंगे जिसमें सरकार उनको रोजगार पाने में मदद करेगी। आई थिंक दिस इज अ विन विन फॉर एवरीवन। यदि लेटरल इंडक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मैं खुश हूँ। लेटरल इंडक्शन मतलब गारंटीड जॉब, कोशिश करेगी और गारंटीड जॉब देने में फ़र्क है मनीष। जब ये बच्चे निकलेंगे 4 साल नौकरी करके, शादी के योग हो जाएंगे, अब बिहार के हम दोनों हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गया, जॉब का पता नहीं, उसका टेंशन समझो, उसका टेंशन समझो मनीष। और भूख एक ऐसी चीज़ है कि गलत रास्ते में खींचने में टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि अभी हमारे पास हिंदुस्तान में सिक्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ मिला के क्या क्या खतरे हैं? देखो, सबसे बड़ा खतरा मनीष ये है कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की छवि बढ़ी है, जिस तरह से आज हम देश और मोदी जी आंख से आंख मिला के, आंख में आंख डाल के बात करते हैं, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान की गरिमा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो काबिल तारीफ है। मुझे ये बताइए कि अभी थ्रेट क्या क्या है? थ्रेट है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, 1, थ्रेट है 57 मुस्लिम देश, 2, थ्रेट है यूरोप की सोच हमारी तरफ, 3, थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान, 4, थ्रेट है हिंदुस्तान के अंदर जयचंद। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग 1 जून को किसी को नोटिस जाता है और 3 जून से दंगा शुरू हो जाता है। तो ये 5 थ्रेट्स हैं। और वही नहीं, थ्रेट है कुछ मौलवी जो हर एक फ्राइडे को इग्नाइट करते हैं, थॉट्स प्रोवोक करते हैं और बाहर आके दंगा शुरू हो जाता है। और थ्रेट है फॉरेन फंडिंग, थ्रेट है मदरसा में छोटे बच्चों को जहर घोलना, ये थ्रेट है, क्योंकि वहाँ से जो इनोसेंट मुस्लिम बॉय है वो सपोरा बन के निकलता है। थ्रेट है ये कि जब बोलते हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, उसका कुछ नहीं होता। थ्रेट है जब अफजल गुरु
हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, उनको कुछ नहीं होता है। थ्रेट है कि कन्हैया राष्ट्र का अहित करता है, राजद्रोह करता है, कुछ नहीं होता है, ये थ्रेट है। और खालिद उमर वगैरह का कितना साल लग गया किस तो इसको अगर हम मोटा मोटी अगर हम थ्रेट्स को ये कर ले तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पे है, करेक्ट, जो डिप्लोमेटिक तरीके से जिसको हैंडल किया जा सकता है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। दूसरा चीन और पाकिस्तान, करेक्ट, जिसको मिलिट्री लेवल पे हमको चेक करना पड़ता है करेक्ट, और उसको हम भली भांति कर रहे हैं। गलवान में हमने रोक रखा है, 1 इंच भी चाइनीज़ जो है वो अंदर घुस नहीं पाए हैं। तो एक डिप्लोमेसी से, दूसरा मिलिट्री से, थर्ड थ्रेट जो है मोटा मोटी हम जो 3 क्लब किया मैंने, इंटरनल थ्रेट ये दंगाई बलवाई जो अभी चल रहा है, और दूसरा नक्सली, ये इंटरनल थ्रेट है। ये वायलेंस करते हैं, करेक्ट, ये सड़कों पे आकर लड़ते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो सेमी ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, और मौका आए तो उनका वो जवाब दे सके। क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्कीम से जो 75% समाज के अंदर जाएंगे, इस तरह के थ्रेट को वहीं सड़कों पे ही उससे लड़ने के लिए वो तैयार, वो फौज खड़ी हो जाएगी? यदि इन बच्चों को, जिसको हम लोग 4 साल के लिए लेंगे, यदि हम एंड प्रोडक्ट को बाद में भी इंटेलिजेंटली राष्ट्र हित में इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपना, देखिए, जब आप वॉर गेमिंग करते हो माइंड में, तो शॉर्ट एनालिसिस होता है मैनेजमेंट में, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मैं हर एक एंगल को कवर कर रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है आर्मी की, जो ट्रेनिंग लेवल है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। ये एडिशनल फोर्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि ये उनके संख्या को कम करके आप इस तरह के रिक्रूटमेंट को बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ एन एडिशनल फोर्स। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे, मुझे एक बहुत बड़े जनरल सेनाध्यक्ष ने बताया कि किसी गांव में अगर 10 रिटायर्ड आर्मी के शख्स अगर मौजूद होते हैं, डकैत घुसता नहीं उस गांव में, कि उनको लगता है कि भाई उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा काम, क्योंकि देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, आज नहीं तो कल कुछ लड़ाइयां सड़कों पे लड़ी जाएंगी। कहां जाएंगे लोग जब आपको ये इंटरनेशनल साजिश, इंटरनेशनल फंडिंग, ये तमाम उस तरह के भारत को तोड़ने वाली शक्तियां सड़कों पे लोगों को अफवाह के जरिए ही, झूठ के आधार पे ही वो सड़कों पे उतार देती है। मनीष, मैंने क्या कहा, ये बच्चे जो सोल्जर्स आएंगे, उनका एंड यूज यदि A to Z टाइड अप है, नो प्रॉब्लम। लेकिन A के बाद M तक रुक जाओगे और उसके बाद अपने मर्जी पर भगवान के भरोसे उनको छोड़ दोगे, कष्ट है। पहली बात, जो रिटायर्ड वेटरन्स जाते हैं, पूरा नौकरी करके जाते हैं गांव में सेटल करने, उनका सम्मान कुछ है, अनुभव कुछ है, उम्र उनके साथ है, सब कुछ है। ये बच्चे जब गांव जाएंगे तो नौकरी ढूंढेंगे, गांव में रहेंगे नहीं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चिंता है जिसको ढंग से वे नहीं किया जा रहा है। करेक्ट। ये कि वो 4 साल के बाद क्या करेंगे, जब सरकार ये कह रही है कि उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे। लेटरल प्लेसमेंट किया जाएगा। जब वो सरकार ये कह रही है कि हम उसकी व्यवस्था करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी अनायास इस चीज को लेकर के मेरा एक ही पॉइंट, हाँ मनीष, जब फुटबॉल टीम तुम 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हो तो ये मत बोलो कि तुम 10 मिनट खेलोगे उसके बाद किसी और को ले लेंगे। वो फुटबॉल टीम इफेक्टिव नहीं हो सकती है। जो स्कीम आई है, जिस तरह से अचानक से डिफेंस कम्युनिटी के अंदर इसका विरोध शुरू हुआ है, ये मुझे उसमें कोई सॉलिड ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। वो सारी चीज़ें एप्रीहेंशन पे है। नहीं, एप्रीहेंशन नहीं, मेरा एक ही पॉइंट है। मैं फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर परमानेंट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ 10 मिनट के बाद जर्सी चेंज, नो। क्योंकि मेरा अब हम सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे,
मेरे को पता था कि शशांक लेफ्ट इन खेलता है या लेफ्ट आउट खेलता है, मुझे पता था यहाँ पास दूंगा और पिकअप करेगा। ये बिल्डअप करने में टाइम लगता है। लेकिन सर मॉडर्न फुटबॉल तो यही कहता है कि आप जो है जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं चेंज को, वो ज़्यादा बेहतर होता है। देखो वर्ल्ड कप में जो इवन फाइनल के दिन मेरा अगर आप देखिए फाइनल मैच में भी सारे प्लेयर्स जो है उनको बदले जाते हैं। मेरा एक ही पॉइंट है, टेम्पररी क्यों, परमानेंट क्यों नहीं। बस मैं इंटेक पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, टेम्पररी क्यों, परमानेंट क्यों नहीं। देखिए सर इस साइकोलॉजी से निकलना पड़ेगा कि परमानेंट जॉब, परमानेंट ये सरकारी व्यवस्था, इन सब चीज़ों से हिंदुस्तान को साइकोलॉजिकली इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मनीष, आर्मी डिफरेंट कप ऑफ टी है, समझा करो। आपको सेना का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ओवरऑल जो आपने बात कही वो जो डिफेंस कम्युनिटी है उससे इसी तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन आपकी पहली बात जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिया वो अभी तक वैलिड है, और वो वैलिड ये इस कारण से है कि आज एक योजना की शुरुआत हुई है। डिफेंस कम्युनिटी के पास वो शायद माइक्रो जानकारी वो इनके पास नहीं हो, और साथ ही साथ एक बात तो ये यकीन करना ही पड़ेगा कि मोदी सरकार के इंटेंशन पे डाउट नहीं किया जा सकता। एकदम नहीं, और एकदम नहीं। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से समाज के अंदर जो उबाल आ रहा है, हमें समाज के अंदर भी इस तरह के उबाल को कंटेन करने के लिए लोगों की ज़रूरत है जो नक्सलियों से भी लड़ सके, जिसके खौफ से पत्थरबाज इलाके में पत्थर न चला सके, दंगाई दंगे करने से पहले 50 बार सोचे कि अगर ये ट्रेंड 4 साल किए हुए लोग अगर सड़क पे आ गए तो कौन सा कोहराम मचेगा। ये थ्रेट परसेप्शन उन दंगाइयों को, उनको ये संदेश देना भी ज़रूरी है। मेरा एक सुझाव है बनी, हाँ, एनसीसी के बच्चों को ले लो, सेमी ट्रेंड है, तो एनसीसी के लोगों को भी इसमें मौका मिलेगा। मिलना ये ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जो सी सर्टिफिकेट के लोग हैं उनको बाकायदा इस 4 साल के रिक्रूटमेंट में उनको जगह दिया जाएगा। वो सेमी ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है। सरकार की तरफ से कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। 4 साल के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या लेटरल प्लेसमेंट इनका होगा, ये वापस सीआरपीएफ में जाएंगे या फिर इनको छोड़ दिया जाएगा, कई सारे सवाल हैं। उनका जवाब अगर मिलेगा तो शायद मेजर जनरल एसपी सिन्हा अपनी राय को बदल पाएंगे। बदल देंगे, एकदम बदल देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।